प्रश्न। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषताएं बताइए। उत्तर। सन 1970 के दशक की शुरुआत से दुनिया में उत्तराधिकार में बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें यूएस चीन और यूएस सोवियत संबंधों में नए विकास, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में अशांति और सुधार, चौथा मध्य पूर्व युद्ध और आगामी तेल संकट, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न कठिनाइयों का तेज होना और स्थिति में भारी बदलाव शामिल हैं। इंडो चाइना में 1975 वह वर्ष था जिसमें दुनिया भर के देश धीरे धीरे परिवर्तनों की इस श्रृंखला के कारण उत्पन्न अशांति से उभरे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं में समायोजन करने की दिशा में कदम स्पष्ट हुए। इसलिए दशक के इस मध्य बिंदु पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना उचित लगता है, जो 1970 के दशक की शुरुआत से लेकर आज तक की अवधि के आसपास केंद्रित है, ताकि यह देखा जा सके कि प्रमुख विशेषताएं क्या है। 1. विश्व राजनीति की विविधता और जटिलता। 1. यह कहा जाता है कि दुनिया बहुध्रुवीकरण के युग में प्रवेश कर चुकी है या हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विविध हो गए हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के विविधीकरण में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारकों के रूप में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है। जापान और पश्चिमी यूरोप के देशों की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि, चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का उदय, निरंतर चीन सोवियत संघर्ष, औपनिवेशिक व्यवस्था का पतन, दक्षिण में देशों का बढ़ता राष्ट्रवाद और आत्मदावा, और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में समान रूप से देशों के बीच राष्ट्रीय या जातीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ता झुकाव। इसके अतिरिक्त विदेश नीति में कई देशों के लिए उपलब्ध विकल्प इस तथ्य के परिणामस्वरूप बढ़ गए हैं कि पूर्व और पश्चिम के बीच युद्ध का प्रकोप लगातार अधिक कठिन हो गया है, कि कई वर्षों के शीत युद्ध के बावजूद प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष के बीच पूर्व और पश्चिम से बचा गया है, और यह कि हाल के वर्षों में पूर्व और पश्चिम ने तनाव कम करने की नीति अपनाई है। इन परिस्थितियों ने भी विविधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के सापेक्ष महत्व में वृद्धि और इस तथ्य से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अधिक जटिल हो गए हैं कि आर्थिक समस्याएं राष्ट्रों के बीच अन्योन्याश्रितता की तीव्रता के साथ राजनीतिक मुद्दे बन जाती हैं। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का भार और उनके द्विपक्षीय संबंध आज भी विश्व राजनीति में प्रमुख हैं। हालांकि एक ऐसी दुनिया में जहां अन्योन्याश्रितता बढ़ी है और विभिन्न देशों के हित इतने गहन रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, यहां तक कि एक महान शक्ति भी अपने दम पर विभिन्न समस्याओं को संभालने की क्षमता में सीमित है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग और संवाद की आवश्यकता समकालीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक तार्किक परिणाम है। दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित गतिविधियां इस स्थिति को दर्शाती है। पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में देशों के समूहों के भीतर विचारों का समन्वय करने के लिए कदम, अर्थात ओईसीडी की विभिन्न बैठकें, रंबोइलेट शिखर सम्मेलन, प्रमुखों के बीच परामर्श, पूर्वी यूरोपीय देशों के राज्यों के प्रमुखों और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों, आसियान और ओपेक के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। पूर्व पश्चिम संवाद जिसमें यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन, CSCE और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता, SALT शामिल हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच संवाद जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर सम्मेलन, CIEC और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCTAD शामिल है। विभिन्न सामूहिक सुरक्षा समझौतों का अस्तित्व और कच्चे माल, पर्यावरण, भोजन, जनसंख्या और आवास जैसे मुद्दों पर खुद को संबोधित करने वाले विभिन्न संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सम्मेलन। पूर्व पश्चिम संवाद जिसमें यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन, CSCE और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता, SALT शामिल है। स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव और घर्षण को जन्म देने का खतरा शामिल है, यदि कोई एक समूह सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से दूसरों की उपेक्षा करते हुए अपने स्वार्थों का हट करता है, या मौजूदा स्थिति में तत्काल और आमूलचूल परिवर्तन की मांग करता है, तो इसी कारण से सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निष्पक्षता और समझौते की भावना से पहले से कहीं अधिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संबंधों का एक नया और अधिक जटिल नेटवर्क उभर रहा है,
राष्ट्रों के लिए उन समूहों के ढांचे से परे जाकर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की बढ़ती प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप, जिनसे वे पारंपरिक रूप से संबंधित है। इन परिस्थितियों में बाहरी संबंधों में पहले से कहीं अधिक लचीला रवैया और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए और भी अधिक प्रयास की आवश्यकता है। 2. परमाणु नियंत्रण का बढ़ता महत्व। 1. परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति पर बुनियादी प्रभाव पड़ता है। परमाणु हथियारों के विकास और उनके वितरण के साधनों में प्रगति ने, विशेष रूप से, सुरक्षा की अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन किए हैं। आज, कुल परमाणु युद्ध की स्थिति में, शब्द के पारंपरिक अर्थों में, कोई भी देश अपनी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकता है। न तो संयुक्त राज्य अमेरिका और न ही सोवियत संघ को अपवाद माना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, हालांकि, प्रत्येक के पास बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने और परमाणु हमले के बाद भी दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता है। इसे आमतौर पर द्वितीय स्ट्राइक क्षमता कहा जाता है, और परमाणु मिसाइलों से लैस परमाणु संचालित पनडुब्बियां ऐसी क्षमता के प्रभावी तत्वों में से एक है। यह तथ्य परमाणु युद्ध या पारंपरिक युद्ध को मुश्किल बना देता है जिससे परमाणु युद्ध हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच या पूर्व और पश्चिम के बीच युद्ध छिड़ने के लिए, जिसमें संबंधित महाशक्तियों के सहयोगी शामिल हैं। इस प्रभाव को परमाणु प्रतिरोध कहा जाता है। 2. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्व और पश्चिम के बीच सीधे सशस्त्र संघर्ष के प्रकोप को रोकने और दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने में यह परमाणु प्रतिरोध एक बुनियादी कारक रहा है। हालांकि, परमाणु प्रतिरोध न तो पूर्ण है और न ही अपरिवर्तनीय है। इस बात का खतरा है कि परमाणु क्षमता का एकतरफा निर्माण आपसी प्रतिरोध से उत्पन्न संतुलन को अस्थिर कर देगा और आकस्मिक युद्ध की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति में परमाणु प्रसार का खतरा शामिल है। यह उम्मीद की जाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति, ऊर्जा के सुरक्षित स्रोतों की आवश्यकता और विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद के उदय के कारण परमाणु प्रौद्योगिकी रखने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर बड़ी संख्या में देशों के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं, तो उनकी क्षमता चाहे जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अस्थिर हो जाएंगे, जिससे दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। 3. इन परिस्थितियों में सैन्य और शांतिपूर्ण उपयोग दोनों के संदर्भ में परमाणु नियंत्रण का महत्व पहले से कहीं अधिक होता जा रहा है। इस प्रकार, प्रभावी परमाणु नियंत्रण कैसे किया जाए, विशेष रूप से देशों के बीच सैन्य शक्ति और प्रतिरोध के संतुलन पर ध्यान देते हुए परमाणु निशस्त्रीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यह एक प्रमुख समस्या है जिसका समाधान आज के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वयं करना चाहिए। 4. इस संबंध में, यह बताया जाना चाहिए कि सशस्त्र बल के उपयोग को रोकने के लिए परमाणु प्रतिरोध अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध और रक्षा दोनों के संदर्भ में पारंपरिक बलों के महत्व को एक बार मान्यता मिल गई है। 3. पूर्व पश्चिम संबंधों को स्थिर करने की दिशा में प्रयास। 1. सन 1960 के दशक के मध्य से अमेरिका सोवियत संबंधों पर केंद्रित पूर्वी और पश्चिमी गुटों ने अपने आपसी संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विशेष रूप से 1970 के दशक की शुरुआत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने सैन्य टकराव और परमाणु युद्ध के प्रकोप से बचने की दृष्टि से बातचीत शुरू कर दी है और अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न समझौते संपन्न किए हैं। यूरोप में भी पूर्व और पश्चिम के बीच विभिन्न समझौते हुए हैं, जिनमें जर्मनी के संघीय गणराज्य और यूएसएसआर के बीच संधि शामिल है। एशिया में 1972 से अमेरिका चीन संबंधों में हुई प्रगति, साथ में जापान चीन में संबंध सुधार, क्षेत्र में स्थिति के स्थिरीकरण का एक कारक रहा है। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय देशों के आसपास केंद्रित पूर्व पश्चिम संबंधों में ये कदम आम तौर पर डिटेंटे या तनाव में छूट कहलाते हैं।
हालांकि इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और तनाव कम करने के लिए नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में पूर्व और पश्चिम के बीच अंतर्निहित उद्देश्यों के साथ साथ मतभेदों में अंतर सामने आया है। विशेष रूप से पश्चिम में इस तथ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है कि सोवियत संघ तनाव कम करने की नीति का पालन करते हुए अपने सैन्य निर्माण को जारी रखे हुए है। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के समर्थन और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन में सहमत मामलों के कार्यान्वयन के संबंध में पश्चिम सोवियत संघ के रवैये से भी असंतुष्ट है। इस प्रकार तनाव कम करने की प्रक्रिया में भी विभिन्न संघर्ष और विवाद बने हुए हैं। इसके अलावा पूर्व पश्चिम संबंधों के विकास में झटके देखे जा सकते हैं क्योंकि संबंधित देशों की घरेलू राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और गिरावट आती है। 3. पूर्व और पश्चिम के बीच विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था में अंतर बना रहेगा और पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों के बीच संबंधों को सुधारने के प्रयास, जिनमें इस तरह के बुनियादी मतभेद है, कई कठिनाइयों का सामना करेंगे। हालांकि पूर्व पश्चिम संबंध विश्व राजनीति के लिए मूलभूत महत्व के बने हुए हैं और इसलिए संबंधों को स्थिर करने के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन कारकों को कम करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए जो घर्षण को जन्म देते हैं और संवाद और आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं, साथ ही उन विभिन्न ढांचों को बनाए रखना और मजबूत करना जो पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्षों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। 4. उत्तर दक्षिण संबंधों का बढ़ता महत्व। 1. उत्तर दक्षिण संबंध वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। उत्तर दक्षिण संबंधों में मूल मुद्दा यह है कि दक्षिण में देशों के विकास को बढ़ावा देने और इन देशों में आय के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्तर और दक्षिण के बीच किस प्रकार का सहयोग संभव है। दक्षिण के देशों ने अपने अपने राष्ट्रीय विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया है और इसके लिए सहायता प्राप्त करने और अपने व्यापार का विस्तार करने की मांग की है। फिर भी विकास को प्राप्त करने में असंख्य कठिनाइयां हैं और उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक अंतर अधिक हो गया है। दक्षिण के देश इस स्थिति से बहुत असंतुष्ट महसूस करने लगे हैं और इस विश्वास के साथ धन और आय के पुनर्वितरण की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारी बदलाव के लिए उत्तर की व्यापक मांगों को प्रस्तुत किया है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली ने स्वयं ही इसका कारण बनाया है। ये मांगें हाल के वर्षों में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर के संबंध में किए गए कदमों का प्रमाण हैं। 2. दक्षिण के इस तरह के रवैये को अपनाने के पीछे उनके उपर्युक्त असंतोष के अलावा दक्षिण में देशों द्वारा इस तथ्य से प्राप्त आत्मविश्वास भी है कि 1973 में ओपेक द्वारा तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और तेल उत्पादक अरब देशों की तेल रणनीति ने उत्तर के देशों को तगड़ा झटका दिया। समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण में स्वतंत्र राज्यों की संख्या अब 100 से अधिक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के 2/3 से अधिक के लिए लेखांकन, और वे संख्यात्मक श्रेष्ठता की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। 3. अतीत में जिन समस्याओं को विशुद्ध रूप से आर्थिक मुद्दों के रूप में माना जाता था, वे अब राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राजनीतिक प्रश्नों को चर्चा में लाया गया है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण संबंधों के आर्थिक और राजनीतिक पहलू आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। 4. जैसे जैसे दक्षिण में देशों का रवैया तेजी से कट्टरपंथी होता गया, उत्तर दक्षिण संबंधों का माहौल तेजी से टकराव का होता गया। हालांकि तेल संकट और अन्य कारकों के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक उथल-पुथल की प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर और दक्षिण दोनों को यह एहसास हुआ कि दोनों पक्षों को विश्व अर्थव्यवस्था के सुचारू विकास की आवश्यकता है और उत्तर और दक्षिण के बीच यथार्थवादी सहयोग इस अंत के लिए दक्षिण आवश्यक था। इससे उत्तर दक्षिण वार्ता शुरू करने की पहल हुई, जबकि साथ ही OECD के माध्यम से उत्तर में राष्ट्रों के बीच सहयोग के संबंध में प्रगति हुई, प्रमुख देशों के बीच शिखर सम्मेलन आदि। उत्तर और दक्षिण के बीच यथार्थवादी समझौता संयुक्त राष्ट्र के 7वें विशेष सत्र में उपस्थित था। 1975 के सितंबर में विकास और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर आम सभा, और तब से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन CIEC और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैसे मंचों में उत्तर और दक्षिण के बीच संवाद किया गया है।
हालांकि उत्तर और दक्षिण के बीच ठोस समस्याओं को हल करने में कुछ कठिनाइयां नहीं है, स्थिति की बेहतरी की कुंजी रचनात्मक तरीके से और सामान्य अच्छे के दृष्टिकोण से उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में निहित है। 5. उत्तर दक्षिण संबंधों में पूर्व पश्चिम संबंधों का एक पहलू भी शामिल है। हालांकि दक्षिण के देशों के पश्चिम के देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध है, लेकिन उनमें राजनीतिक रूप से पूर्व या पश्चिम से जुड़े बिना एक स्वतंत्र राजनीतिक रुख अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत इस तरह की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के सदस्य राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक तीसरी सड़क का अनुसरण करने के लिए एक सामान्य आधार बना रहे हैं जो सिद्धांत रूप में न तो पूर्व द्वारा अपनाई गई है और न ही पूर्व नियोजित रही है, चाहे उनकी वास्तविक व्यक्तिगत स्थिति कुछ भी हो। इस तरह के कदम दक्षिण में देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मांगों से जुड़े हुए हैं और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपेक्षाकृत अधिक महत्व ग्रहण करने की उम्मीद है। 6. दक्षिण के देशों को कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इन देशों के बीच संबंध कई पहलुओं में काफी लचीले व तरल है। सन 1960 के दशक के बाद से विकासशील देशों के बीच आर्थिक विकास के स्तर में अंतर स्पष्ट हो गया है। तेल संकट के बाद से ये अंतर बढ़ गए हैं और तेल उत्पादक, अर्ध विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक स्तरों को और अलग करने का काम किया है, जिनमें से तथाकथित सबसे कम विकसित देशों को बढ़ती परिमाण की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दक्षिण के देशों के बीच एकजुटता को गहरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विकासशील देशों के बीच संबंध धीरे धीरे और भी जटिल होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके आर्थिक स्तरों में अधिक अंतर और प्रत्येक देश के लिए बढ़ती प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों का पालन करें। कुछ विकासशील क्षेत्रों में ऐसे मामले हैं जहां संघर्षों की तीव्रता और ऐसे वातावरण में परिष्कृत हथियारों के अधिग्रहण के कारण अस्थिरता बढ़ रही है जिसमें क्षेत्र के भीतर देशों के बीच बल के उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त ढांचे का अभाव है। विकासशील क्षेत्रों की सुरक्षा को बनाए रखना विश्व की शांति और स्थिरता के लिए अपरिहार्य है और इसलिए संघर्षों को रोकने या शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए अलग अलग देशों और संबंधित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आवश्यक है, साथ ही बढ़ावा देने के प्रयास भी आवश्यक है। उत्तर दक्षिण सहयोग से दक्षिण के देशों का विकास। 5. विश्व अर्थव्यवस्था का परिवर्तन। 1. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद IMF GATT प्रणाली में सन्निहित मुक्त और खुली अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के तहत विश्व अर्थव्यवस्था का विकास और विस्तार जारी रहा। इस प्रक्रिया ने पश्चिमी यूरोप और जापान की आर्थिक ताकत में वृद्धि देखी और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति में सहवर्ती सापेक्ष गिरावट के साथ साथ न केवल विकसित देशों के बीच बल्कि उत्तर के देशों के बीच भी आर्थिक शक्ति में अंतर का विस्तार हुआ। अगस्त 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति और 1973 के तेल संकट ने विश्व की मौद्रिक और व्यापार व्यवस्था को गंभीर रूप से झटका दिया और विश्व अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को गति दी। कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि ने कई देशों को प्रभावित करने के लिए गंभीर मुद्रास्फीति, मंदी और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में असंतुलन की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तेल उत्पादक देशों के राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों के वितरण में असंतुलन हुआ। उसी समय विकासशील देशों की ओर से मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के लिए कदम स्पष्ट रूप से तेज हो गए, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है। 2. इन परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्याश्रितता और आर्थिक उतार चढ़ाव के परिचय अंतर्राष्ट्रीय सिंक्रोनाइजेशन में वृद्धि हुई थी, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में इन विकासों पर उचित ध्यान देना आवश्यक हो गया। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में वृद्धि और नई प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ कच्चे माल की कमी और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता भी बड़ी चिंता का विषय बन गई है। 3. अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आज केंद्रीय मुद्दा यह है कि एक साथ मंदी और मुद्रास्फीति को कैसे दूर किया जाए और विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार को स्थिर विकास के मार्ग पर बहाल किया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे समय में जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अन्योन्याश्रितता एक निर्विवाद वास्तविकता बन गई है, सभी देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अपने पदों, आर्थिक विकास के चरणों
कब्जे की डिग्री में अंतर को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दें। कच्चे माल और राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली। इस तरह के प्रयास विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किए गए हैं, जिनमें प्रमुख देशों के प्रमुखों के बीच रंबोइलेट शिखर सम्मेलन से शुरू होने वाली शिखर बैठकों की एक श्रृंखला, OECD, IMF, GATT, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता, UNCTAD के ढांचे के भीतर किए गए विभिन्न सहकारी उपाय शामिल हैं, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए सम्मेलन। हालांकि विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए, विभिन्न समायोजन करने और नए रचनात्मक उपायों को करने के लिए और धैर्यपूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.